नमस्कार, ईटी हिंदी प्राइम पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप क्रिप्टो पर पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने क्रिप्टो को समझा था, क्या होता है, कैसे काम करता है। इस पार्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो में निवेश कैसे होता है। क्या 500 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने वाला भी क्रिप्टो में निवेश कर सकता है? क्या क्रिप्टो में एसआईपी भी हो सकती है? तो मेरे साथ एक बार फिर प्रतीक गुप्ता हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स में एंटरप्राइज बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट है। एक बार फिर स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। तो बड़े मज़ेदार तरीके से आपने पार्ट 1 में चीज़ें हमें समझाई है, पर हम अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेकर चीज़ें समझेंगे। तो अब अगर जैसे सर मुझे क्रिप्टो खरीदना है, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा। तो इसके लिए ज़ाहिर तौर पर मुझे क्रिप्टो के बाज़ार जाना होगा, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं, जहाँ पर आप भी काम करते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो मेरे लिए तो नया है, तो मैं आपके बाज़ार या किसी और के बाज़ार पे भरोसा कैसे करूँगा? तो ये कैसे होगा? जी, बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अ, एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं अ, अपने बाज़ार को प्रेफ़रेंस ना दूँ इसमें, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। बट मैं मैं अगर अपने आप को मैं यूज़र्स के शूज़ में रखूँ और मैं वहाँ से अगर सोचने की कोशिश करूँ, तो देखिए 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक ये होता है, सबसे पहले तो आती है सेफ्टी, राइट? तो जैसे अगेन मैं फिर से वो पुरानी वाली मेरी जो कंपैरिज़न था उसके ऊपर जाऊँगा कि आप बैंक कैसे चूज़ करते हो, राइट? आप बैंक किस बैंक में पैसा रखना है, अकाउंट खुलवाना है। आप वहाँ पे आप ये देखते हो कि इस बैंक पे मेरे को भरोसा है कि नहीं? कल को अगर मेरा जो भी पैसा है मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी, मैं इस बैंक से निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा? क्या ये बैंक मेरे पैसे को सेफ रख सकता है कि नहीं रख सकता, राइट? तो ये सारे ही सवाल आपको पूछने चाहिए जब आप क्रिप्टो एक्सचेंज में भी आप डिसाइड कर रहे हो कि इ क्या मेरा पैसा यहाँ पे या मेरी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी? अब उसको पता लगाने के क्या-क्या तरीके होते हैं कि आप गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इस इस एक ऐसे मतलब एक्स-वाई-ज़ी एक्सचेंज के साथ कभी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है क्या? कभी कोई हैक हुई है क्या? या किसी भी तरीके का कुछ मतलब जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, वैसा टाइप का अगर कुछ हुआ है क्या, राइट? और फिर उस सिनेरियो में उससे भी ज़्यादा आप ये देख सकते हो कि उस सिनेरियो में उस एक्सचेंज ने किया क्या, राइट? हुँ, वो प्रॉब्लम अगर आई तो उसको टैकल कैसे किया उस प्रॉब्लम को, राइट? जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ कॉइनडिसेक्स की हैक हुई थी, बट यूज़र्स के पैसों के कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट? यूज़र्स को जब जितने पैसे निकालने थे, वो आराम से निकाल पाए, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, राइट? इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन किया यूज़र्स के साथ। तो ये एक क्रेडिबिलिटी लेंड करता है हमारे प्लेटफ़ॉर्म को, और जो भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स ये सारी चीज़ें करते हैं, उनके प्लेटफ़ॉर्म को ये सेफ्टी की क्रेडिबिलिटी ऐसे लेंड हो गया है। ऐसे आप एक किसी प्लेटफ़ॉर्म का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप समझ सकते हो। दूसरा एक होता है कि उस प्लेटफ़ॉर्म वो प्लेटफ़ॉर्म कितना ट्रांसपेरेंट है अपने रिज़र्व्स को लेके। रिज़र्व्स मतलब कि अब जैसे आपने मेरे यहाँ पे ₹5 का बिटकॉइन खरीदा, ₹500 का मान लो, ऐसे हज़ारों, करोड़ों, लाखों लोग होंगे जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे खरीद के रख रहे हैं, राइट? तो अब वो वो खरीदा हुआ क्रिप्टो करेंसी वो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे है कि नहीं है, राइट? हुँ, ये आपको डाउट हो सकता है कि अरे! हुँ, मेरा बिटकॉइन तो कॉइनडिसेक्स के पास पड़ा हुआ है, बट क्या पता उन्होंने जैसे बैंक करते हैं, आप पैसा रखते हो, वो हाँ, फिर किसी और को लोन दे देते हैं, राइट? वैसे तो हुँ, वैसी सारी चीज़ यहाँ पे तो वो फ नहीं होना चाहिए आइडियली तो। आपका पैसा लोन के लिए थोड़ी आपने डिपॉज़िट किया है वहाँ पे, राइट? तो हुँ, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उस एक्सचेंज, उस प्लेटफ़ॉर्म के पास अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी के रिज़र्व्स हैं कि नहीं हैं, उसका एक प्रूफ ऑफ रिज़र्व्स करके कॉन्सेप्ट होता है, जो अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं ग्लोबली भी, जैसे हम लोग इंडिया में कॉइनडीसीएक्स मंथली आप एक प्रूफ ऑफ रिज़र्व पब्लिश करते हो, जो कि एक्सटर्नली थर्ड पार्टीज़ के द्वारा वेरिफाएबल भी होता है। तो इससे आपको और कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, ये अच्छा एक्सचेंज है जो प्रूफ ऑफ रिज़र्व्स पब्लिश करता है या ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, राइट? और आप कभी भी जाके आप देख सकते हो, जैसे कॉइनडीसीएक्स की वेबसाइट पे आप कभी भी जाके आप देख सकते हो हमारे प्रूफ ऑफ रिज़र्व्स वगैरह, राइट? और हुँ, तीसरी चीज़ एक होती है कि वो वो एक्सचेंज कितनी बड़ी है, वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि कई बार आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो अगर वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, उतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, मान लो 100 लोग ही ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे, तो कई बार क्या होगा कि मार्केट के जो डायनामिक्स होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है। हुँ, तो आपने तो खरीदा 90,000 पे,
लेकिन हो सकता है कि वो आपका ऑर्डर फुलफिल 92,000 पे हो रहा है, हुँ, बिकॉज़ वो एक्सचेंज उतनी रोबस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उतनी वॉल्यूम नहीं है, उतने ट्रेडर्स नहीं है, उतनी ट्रेड डेंसिटी नहीं है। वही लेकिन अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे करोड़ों लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रीज़नेबली आप एश्योर हो सकते हो कि अगर आपने 90 का ऑर्डर मारा है, तो वो 90 का ही ऑर्डर लगेगा जाके। हुँ, उस हुँ, जो वॉल्यूम डेंसिटी है, वो एन्श्योर करती है कि आपके इसको हम स्लिपेज, इसका जो टेक्निकल टर्म होता है, वो होता है स्लिपेज। जो प्राइस आपने देखा वर्सेस जिस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट ही हुआ, वो कितना सिमिलर है। तो स्लिपेज जितनी कम हो, उतना यूज़र के लिए अच्छा है, और वो तभी एन्श्योर हो सकती है जब कोई प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा वॉल्यूम है, और वो तभी एन्श्योर होगी जब वो प्लेटफ़ॉर्म बड़ा होगा। तो ऐसे ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली आपको मिल जाएगी, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीज़न ले सकते हो कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए सही है। अच्छा, जब हम खबरें करते हैं क्रिप्टो पर, तो हम उसमें अक्सर बताते हैं कि ये एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है? इसको जी, थोड़ा आपने इलैबोरेट बिल्कुल ठीक कीजिए। बोला, ये मैं इसके बारे में मैं बताना भूल गया। तो एफआईयू का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो हुँ, वो अ, भारत सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और उन्होंने एक गाइडलाइंस पब्लिश करी हुई हैं कि अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है, जो प्लेटफ़ॉर्म है, उनको वो गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी है, और वो हुँ, गाइडलाइंस मोस्टली यूज़र्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी उससे रिलेटेड ही होती है। हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अ, गाइडलाइंस हैं कि जैसे मान लो कि कोई क्रिप्टो हमारे एक्सचेंज से कोई क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किसी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही। ये एन्श्योर करने के लिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हमको ऐसे टूल्स डिप्लॉय करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी पड़ती है, ऐसे प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली हम चेक करते रहें। हम हर किसी की एक्टिविटी हम चेक करते रहें, ताकि जैसे ही हमें लगा कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, फिर वहाँ पे हम कुछ एक्शन लें। वो एक प्लेबुक के तहत आप वो एक्शंस लेते हो, सीवियरिटी होती है अलग-अलग इंसिडेंट्स की। फिर ये सारी चीज़ें आपको एफआईयू को रिपोर्ट करनी होती हैं। उससे क्या हुँ, होता है कि ओवरऑल भारत सरकार की जो जो उनकी मुहिम है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना है और फेयर प्रैक्टिस करनी है मनी से रिलेटेड, उसमें उनके उनको एडिशनल डेटा मिलता है, उससे उनकी हेल्प होती है। तो हुँ, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉट पूरी तरीके से, बट आधे तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एफआईयू इज़ द रेगुलेटर फॉर क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म्स इन इंडिया, राइट? तो अच्छा। इसलिए एज़ अ यूज़र भी आपके लिए वो बेटर है कि जो भी क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म एफआईयू से रजिस्टर्ड है, उस पे ही आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप एश्योरेंस आपके पास होगी कि वो प्लेटफ़ॉर्म ये वाली जो सारी गाइडलाइंस हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि इनका एडवर्स इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ सकता है एज़ अ यूज़र। तो हुँ, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर्ड है, उनमें ही यूज़र्स अपने ट्रांज़ैक्शंस करें। तो बेसिकली व्यूअर्स आपके लिए ये चीज़ है कि अगर जब भी आप कोई भी एक्सचेंज को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक बेसिक गूगल सर्च करके देख लीजिए कि इज़ इट एफआईयू रजिस्टर्ड और नॉट। अब सर स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर अब क्रिप्टो खरीदना है, तो क्या कोई अकाउंट वगैरह होता है, जैसे शेयर्स में होता है कि हम डीमैट खोलते हैं या बैंक में जाते हैं तो बैंक अकाउंट होता है, तो इसके लिए क्या करना होता है? तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज़्ड डीमैट अकाउंट नहीं होगा। हुँ, अ, जैसे इक्विटीज़ में होता है, यहाँ पे आप हर एक प्लेटफ़ॉर्म के साथ अपना अकाउंट बनाओगे। तो जैसे आपको मान लो क्रिप्टो खरीदना है, तो आप कॉइनडीसीएक्स पे आए, कॉइनडीसीएक्स पे आके आपने अपने डिटेल्स भरे और आपने अपना नया अकाउंट क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमारे कुछ केवाईसी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, आप सेल्फी कुछ-कुछ 2-4 चीज़ें होती हैं। बहुत ईज़ी है 2-3 मिनट में, और बहुत सिमिलर है। जैसे आप आज की तारीख में आप ऐसा सोचो कि आप इंडिया में कोई भी फाइनेंस एप्लीकेशन में आप जाओगे, चाहे वो ब्रोकरेज ऐप हो, ज़ीरोधा ग्रो की तरह, चाहे वो कोई क्रेडिट कार्ड ऐप हो, चाहे वो कोई लोन लेंडिंग की ऐप हो, इंश्योरेंस की ऐप हो, कोई भी फिनटेक की जो एप्लीकेशन होती है, उससे बहुत सिमिलर प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, कॉइनडीसीएक्स पे भी आपका अकाउंट क्रिएशन करने के लिए। एक बार हुँ, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, वो सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ फटाफट जल्दी कर ली, उसके बाद आप देख सकते हो अलग-अलग क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, सारी उनके प्राइसेज़ क्या हैं, यूएसडी में क्या प्राइस है, आईएनआर में क्या प्राइस है। उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि चलो मुझे अब ये खरीदना है। तो खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉइनडीसीएक्स के अपने अकाउंट में आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो मान लो आपने ₹5000 ₹10,000 अपने यूपीआई के माध्यम से या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से, अलग-अलग पेमेंट मेथड्स हैं।
जो कि अगेन स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड्स हैं, जो आप किसी भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन पे जाओगे तो वो सब सिमिलर ही होते हैं। तो सेम आपने पैसा ऐड किया, जैसे आप ग्रो अकाउंट में अपने पैसा ऐड करते हो, उसके बाद पैसा ऐड हो गया, अब आपको किसी शेयर को बाय करना है, तो आपने क्लिक किया बाय, अमाउंट डाला कितना, कितने शेयर, कितना प्राइस, कितना अमाउंट, और उतने वर्थ का अब वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ गया और उतना पैसा आपके ग्रो अकाउंट से कट गया आईएनआर। सेम एग्जैक्टली कॉइनडीसीएक्स में होगा या अगेन किसी भी और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में होगा कि उतने का बिटकॉइन आपका आपका एक क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट होगा कॉइनडीसीएक्स पे ही, तो वो आपके उस वॉलेट में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हाँ, मेरे अकाउंट में ये क्रिप्टो करेंसी आ गई है और उतने वर्थ का आईएनआर आपके आईएनआर अकाउंट से कम हो जाएगा। तो फिर आपको जब जब जितनी जितनी खरीदनी है आप उतना आईएनआर और ऐड कर सकते हो। अगर आपको बेचना है तो वो भी आप वन क्लिक में आपने बेच लिया, बेचने के टाइम पे जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सेटलमेंट हो जाएगी। तो जो वो बिटकॉइन होगा वो होल्ड कौन कर रहा है? मेरा अकाउंट एक्सचेंज पर है रजिस्टर्ड, तो मतलब आप एक्सचेंज ही उस बिटकॉइन को होल्ड कर रहा है, राइट? वो दोनों, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड कस्टडी, कि हाँ। उसकी जो जो वॉलेट है, वॉलेट की जो की है, मतलब आप एक्चुअल की भी समझ सकते हो, ताला चाबी जैसे होती है लॉक है की, तो वो की जो है वो शेयर्ड है, वो मेरे पास भी है एज अ यूजर, बट वो एक्सचेंज के पास भी है, कॉइनडीसीएक्स के पास भी है, अच्छा। क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। मतलब इसको हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ये बैठती है, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट या कस्टोडियल वॉलेट। तो ये बहुत ही अगेन सिमिलर बैंक के तरीके से काम करते हैं कि जैसे बैंक में भी आपका जो अकाउंट है वो आपका पर्सनल डेडिकेटेड अकाउंट है, बट बैंक के पास ये रेगुलेशंस के तहत ये पावर है कि उस अकाउंट के साथ कुछ भी किया जा सकता है, कि अगर मान लो एसेट्स फ्रीज करने हैं, हाँ। सरकार का नोटिस आया कि भाई इनके एसेट्स फ्रीज कर दो, ये सारी चीजें, राइट? तो वो सेम चीजें हमारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर मान लो हमें सरकार का नोटिस आता है कि ये पर्टिकुलर यूजर का कुछ हमें सस्पिशन मिला है टेररिज्म एक्टिविटी में या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में, तो इसका बिटकॉइन आप फ्रीज कर दो। तो क्योंकि वो वॉलेट की कस्टडी हमारे पास भी है तो हम वो फ्रीज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से, मतलब अगेन ये अच्छी चीज भी है, ये बुरी चीज भी है। अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि अगर कोई मतलब कुछ भी अगर सरकार को अगर हमें मतलब इसमें अगर कुछ करना है तो वो उनके पास पावर है। बुरी चीज़ इसलिए है कि आपको लगेगा अरे! मेरा पैसा कोई और कैसे ब्लॉक कर सकता है? फिर मतलब ये मेरा पैसा कैसे हुआ? अगर कोई भी इसमें कर सकता है। तो फिर इसका इसका भी एक दूसरा कह लो, तोड़ कह लो या अल्टरनेटिव होता है। एक सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट करके एक कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट में बहुत सारे सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स एक्जिस्ट करते हैं। आप उनके ऊपर अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रखते हो तो वहाँ पे शेयर्ड कस्टडी का मॉडल नहीं है। वहाँ पे वो वो पूरी की पूरी उसकी जो की है वो आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है। तो इसलिए उस वॉलेट पे जो भी क्रिप्टो करेंसी पड़ी होगी उसको कोई कभी फ्रीज नहीं कर सकता या कोई उसके ऊपर उसका एक्सेस ही नहीं है किसी के पास आपके अलावा। तो इसको समझने का अगेन मैं एक बहुत सिंपल तरीका दूंगा कि जैसे कस्टोडियल वॉलेट हो गया बैंक लॉकर की तरह, हाँ। और सेल्फ कस्टडी वॉलेट हो गया कि आपने घर में लॉकर रख रखा है, उसमें आपने चीजें रख रखी हैं। वैसे अच्छा, मतलब रिस्क मेरा ही होगा फिर इसमें पूरी रिस्क तरीके रिस्क आपका, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। से। हाँ। ओके। जैसे बैंक में पैसा रख के तो हम सेफ फील करते हैं कि अरे अगर कल को हाँ। चोरी हुई तो बैंक देख लेगा, है ना? लेकिन आपके घर पे अगर आपकी चोरी हुई तो आपको जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी ना आपको उस चीज की। हाँ। सेल्फ कस्टडी वॉलेट में क्या होता है, कई लोग सोचते तो हैं कि की मेरे पास है, बट आप की भूल गए या की हाँ। आपने मिसप्लेस कर दी, तब आप गया आपका एक्सेस, अब आप नहीं कर सकते अपना ही। सेम सेम चीज आपके खुद के अकाउंट को आप ही एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि चाबी घुमा दी आपने। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा मतलब। सिक्योरिटी है, यस। और ऐसे में अच्छा। आप विश्वास नहीं करोगे, आप मैं पाठकों को, मैं रीडर्स को, लिसनर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप गूगल करना, ऐसे-ऐसे हाँ। वॉलेट्स पड़े हैं जिनमें मतलब ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्रिप्टो हैं अरे बाप रे। और उन वॉलेट की खो गई। अरे बाप रे। तो उस हाँ। यूज़र के पास, मतलब मैं मान लो कोई इंसान हूँ, मेरे पास वो वॉलेट है, मुझे पता भी है इसमें इतना माल पड़ा है, बट वो किसी काम का नहीं है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सोचिए। अच्छा, अब ये बताइए सर कि अगले स्टेप पे चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे बिटकॉइन का प्राइस पता करना है या फिर किसी भी क्रिप्टो का प्राइस पता करना है, तो एग्जैक्टली कैसे पता कर पाऊंगा? अगेन मतलब एक तो जो भी एक्सचेंज होगी वो एक्सचेंज उस प्राइस
आपकी फीड को स्टोर भी करेगी और पब्लिश भी करेगी, और वो ये जो प्राइस है वो रियल टाइम में, सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में चेंज भी होता रहता है। तो आप कभी भी आपको आके कोई प्राइस अगर आपको चेक करना है तो आप CoinDCX पे आप चेक कर ही सकते हो। उसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप INR में भी कितना प्राइस है वो आप देख सकते हो CoinDCX पे आके, क्योंकि अब इंडिया की एक्सचेंज है, उस प्राइस को हम उस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। बट अगर आपको USD या USDT का प्राइस चाहिए तो वो आप ग्लोबली किसी भी आप एक्सचेंज से अगर आप लोगे, बाइनेंस हो गई, कॉइनबेस हो गई, या फिर ऐसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, जिन पे आप जाके प्राइस चेक कर सकते हो। बट वहाँ पे प्राइस USD या USDT में होगा। अगर आपको INR प्राइस देखना है, CoinDCX या इंडिया की और जो भी दूसरी एक्सचेंजेस है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बाकी सर देखिए, आजकल तो AI का ज़माना आ गया है, आप AI पे जाके पूछिए, वो भी आपको अच्छा रियल तो टाइम प्राइस इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। फिर भी अगर मैं AI, वो गूगल भी वो मार्केट प्राइस फीड लेगा हमसे। आप समझ रहे हो कि सोर्स, आप ChatGPT को भी जाके अगर पूछोगे तो वो, उसको भी वो प्राइस कैसे पता, वो कहाँ से ले रहा है, वो प्राइस फीड्स एक्सचेंजेस या ऐसे जो मैंने प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए उनमें से ही कहीं से वो प्राइस फीड आ रही हो। तो ये है। तो अभी जैसे आपने बताया तो मैंने तुरंत अपने फ़ोन पे कॉइन मार्केट कैप खोला है और इसमें BTC इज़ बिटकॉइन राइट, है ना? तो बिटकॉइन का जो प्राइस है पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं बता दूँ $87,000 समथिंग है, यस, ठीक है? तो बेसिकली अब यही इसका एक प्राइस है। यही प्राइस है। अब इसी को आप लोग INR में कन्वर्ट करके अपने एक्सचेंजेस पे बताते हैं। तो मान लीजिए कितना हो सकता है एक अंदाज़न, अगर आप जैसे ऐसा सब कर ही लेते हैं ना, अंदाजन क्यों, 87,000 और को 92 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 92 अपना रेट चल रहा है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं CoinDCX पे BTC INR प्राइस चेक करता हूँ, उससे एकदम तुरंत पता चल जाएगा। जी, तो देखिए 83,15,426 ये है 83 प्राइस। लाख रुपए 83 लाख रुपए। तो फिर अब तो मेरा अगला सवाल आप जानते ही क्या होगा कि भाई कौन, मैं तो नहीं कर सकता मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है, तो फिर नहीं, ये नहीं कैसे कर कोई सकते, आम आम आदमी कैसे कर पाएगा? मतलब मेरे पास तो वही 500 रुपए या 1000 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं, नहीं कर कैसे सकते। मैं तो करूंगा देखिए, मैं 83 लाख? तो पहले तो क्या है कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए लोगों को पार्ट 1 अगर वो देख लेंगे, तो ऑलरेडी इसका आंसर छुपा हुआ है। क्योंकि मैंने बोला था कि जो एक अच्छी हिंट मनी दिया है मनी फॉर्म होती है, उसका जो मेन प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डिविजिबल नेचर, डिविजिबल। हाँ। राइट? तो आप उसको कितने भी भागों में तोड़ सकते हो। तो बिटकॉइन को भी आपको एक बिटकॉइन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको कितने भी भागों में, मतलब फ्रैक्शनलाइज़ करके आप उसको खरीद सकते हो। तो यही CoinDCX पे भी, कि आप चाहो तो आप एज़ लो एज़ ₹500 डाल के भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। अब उस ₹500 का आप कैलकुलेशन कर लेना कि अगर एक बिटकॉइन 83 लाख का है, तो ₹500 में कितना आएगा? 0.00 समथिंग कुछ बिटकॉइन आएगा, बट वो बिटकॉइन ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और हो गया, है वो बिटकॉइन ही। तो ये एक, जैसे मैंने पहले बताया था कि बिटकॉइन की एक बहुत ही फ़ैसिनेटिंग प्रॉपर्टी है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिविजिबल कर सकते हो। इनफैक्ट मैं यार लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो ₹500 भी जो है, ये भी हमारा डिसाइड किया गया मिनिमम है एक्सचेंज का। आइडियली तो अगर हम भी कल को इसमें और इम्प्रूवमेंट करें या कोई और प्लेटफ़ॉर्म आए, आप ₹5 का भी खरीद सकने होने चाहिए हो। आप ₹1 का भी अच्छा। खरीद सकते होने चाहिए हो। क्योंकि कितना भी डिवाइड कर सकते हो आप उसको। यही अच्छा। खूबी है बिटकॉइन की। तो सिंपली मैं तो ये बोलूँगा कि चाहे आप ₹500 से स्टार्ट करो, चाहे आप ₹1000 से स्टार्ट करो, आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि देखिए, किसी भी नई चीज़ के बारे में, ये हमारा एक ह्यूमन, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि अगर आपका एक बार पैसा लग गया ना, भले ही ₹2 भी लग गया, तब ना आप तब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में ज़्यादा अभी रिसर्च जानकारी, करते हैं। आप रिसर्च हाँ। करोगे। अभी जैसे आप भी बोल रहे हो कि आपको बिटकॉइन के बारे में कम पता है, बट आप ₹500 डाल के देखो, आपको मेरे बराबर फिर आप खुद ही पढ़ लोगे। क्योंकि वो वैसे हमारा काम करता है, राइट? एक तो ये। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं अभी अभी मैं स्पेशली मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे देखने वाले जो लोग होंगे वो नए लोग हैं इसमें, राइट? तो मैं बिल्कुल। उनको अभी ये नहीं बोलूँगा कि डेफ़िनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, नहीं। मैं उनको ये बोलूँगा कि हमारे मतलब स्कूल में, कॉलेज में भी हमें ये पढ़ाया जाता था, जभी भी आप वेल्थ मैनेजमेंट की, एसेट मैनेजमेंट की बात करते हो, डाइवर्सिफ़िकेशन एक चीज़ होती है कि
और वो स्पेसिफिकली हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता। अब जैसे किसी को पता था कि लास्ट 1 साल में चाँदी 2.5 गुना हो जाएगा या सोना दुगना हो जाएगा, नहीं पता हमें। सही बात। कब इंडिया की मार्केट उठेगी, कब गिरेगी, कब यूएस के स्टॉक्स उठेंगे गिरेंगे, हमें क्या पता, राइट? तो एज रिटेल इन्वेस्टर, एज स्मॉल इन्वेस्टर्स, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो भी मार्केट में अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, सब में हम थोड़ा 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 करके रखें, ताकि जब जो चीज ऊपर जाए उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि हमारी उतनी ना हमारे पास उतने साधन हैं, ना रिसोर्सेज हैं, ना इतना टाइम है, ना इतनी एनर्जी है पूरा प्रेडिक्ट करने की, समझने की कि अरे नहीं, यही एसेट क्लास, यही पर्टिकुलर एसेट क्लास है जो ऊपर जाने वाली है। और ये हमारी क्या बात कर रहे हो साहब, बड़े बड़े जो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं, इनको भी नहीं उतना लाइक आप आ जाके पूछोगे ना म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कि क्या आपने चांदी खरीद लिया था लास्ट 1 साल पहले, तो उन्होंने भी नहीं खरीदा। वो भी उस प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये मुश्किल होता है और बहुत सारे हजारों लाखों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी एसेट क्लास की प्राइसिंग में। आज अगर सोना अगर $5,000 से ऊपर है तो बहुत फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई एक दो चीजें नहीं है कि लोग बोलते हैं अरे ट्रंप आ गया, ये हो गया तो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा दैट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए मैं हर किसी को, मैं अपने क्लाइंट्स को भी, मैं हर किसी को यही एडवाइस करता हूँ कि आप 1 से 5% आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका आप इसमें रख सकते हो। ये ऐसा है कि दिस इज स्मॉल इनफ कि अगर कल को ये सब चीजें अगर उस तरीके से पैन आउट नहीं हुई तो भी आपका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बट अगर हो गई तो आपका कुछ अच्छा गेन आपका यहाँ से आ सकता है। तो ये जनरली हम लोगों को एडवाइस करते हैं। तो व्यूअर्स के लिए मैं ये चीज़ रिपीट कर दूं जो प्रतीक सर ने बताया कि आपके पोर्टफोलियो का 1 से लेके 5% तक आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर वही बात हो जाएगी कि आपकी रिस्क हो जाएगी, लेकिन बेहतर होगा भी आप इससे एक से ज्यादा पाँच आप के बीच करो, में। अगर आप बढ़िया आपने रिसर्च कर ली है, आपको हाँ। कन्विक्शन आ गया है, आपको कुछ ऐसा समझ में आ गया है कि नहीं मेरा तो हम्म, 5% से भी ज्यादा बनता है, मैं तो बोलूंगा स्टार्ट आप 1% से करो। जैसे ही आप कर धीरे लोगे, धीरे। आप और अपने आप को एजुकेट करोगे और 10 चीजें पढ़ोगे। फिर आजकल सोशल मीडिया में होता भी ऐसा है कि जो चीज आप एक बार आपने इंटरेस्ट दिखा दिया, फिर वो एल्गोरिथम से भी और उस तरीके का कंटेंट आपके पास आता जाएगा। तो धीरे धीरे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा उस चीज में, जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे आप अपना एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हो। तो क्रिप्टो क्रिप्टो एसआईपी भी यही है कि आप हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, या एक्सचेंज एसआईपी को लेकर कुछ स्पेशल चीज ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, है? एसआईपी एक्चुअली तो बहुत सिमिलर तरीके से वर्क करता है, जैसे आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी होती है वैसे ही यहाँ पे हाँ। आप बिटकॉइन में आप एसआईपी रख सकते हो। अगेन उसका फायदा देखो, लोग हमेशा मेरे से ये भी पूछते हैं कि जैसे अभी मान लो आपने देखा कि 87,000 का चल रहा है, राइट? अब लोग बोलते हैं कि अरे बिटकॉइन तो बढ़ गया, अब यहाँ से और बढ़ेगा क्या, कम जाएगा, क्या जाएगा? तो मैं उस पर फिर से वही बात बोलूंगा कि मुझे क्या पता, या किसी को भी क्या पता, राइट? तो हम्म, आपको कभी भी एज अ निवेशक आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी एसेट की प्राइस को गेस करने की या प्रेडिक्ट करने की, बल्कि हाँ। आप कोशिश करो। एसआईपी इसीलिए अच्छी है कि आप हर महीने या हर वीक या हर दिन आप कुछ एक छोटा अमाउंट आप लगाते रहो, ताकि हम्म, उससे क्या होती है, एवरेजिंग हो जाती है। उससे हम्म, आप आपकी रॉन्ग एंट्री नहीं होगी कि आपने कुछ सोचा हाँ। और वो कुछ गलत हो गया, प्राइस ऊपर नीचे हो गया। हम्म, इसलिए मतलब हम लोग इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टर्स को यही सलाह दी जाती है कि आप इसको बोलते हैं, जैसे यूएस में इसका टर्म बनता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, कि आप हर एक हम्म, डॉलर के वर्थ का एसेट ले लो, उसको इंडिया में हम लोग एसआईपी बोलते हैं। तो मैं तो ये जो भी इनफैक्ट नए निवेशक हैं, नॉट जस्ट क्रिप्टो में, मतलब आप किसी भी मार्केट में अगर आप नए निवेशक हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एसआईपी से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें वो बर्डन आपके सर से चला गया कि इस एसेट, बेसिकली दो डिसीजन होते हैं, एक एसेट क्लास को खरीदना है कि नहीं खरीदना, और दूसरा किस प्राइस पे खरीदना है। तो वो सेकंड वाली जिम्मेदारी आपकी गई, अब आप वो छोड़ दो। अब वो अलग अलग प्राइस पे ऊपर नीचे हर प्राइस पे आपका थोड़ा 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 अमाउंट खरीदा जाता रहेगा। और ये सुविधा कॉइनडीसीएक्स पे भी है, आप बहुत इजीली 3-4 स्टेप्स में आप अपनी क्रिप्टो एसआईपी आप सेटअप कर सकते हो। इनफैक्ट मैं खुद भी कॉइनडीसीएक्स पे क्रिप्टो बिटकॉइन की एसआईपी करता हूँ हर महीने के कुछ 5-10 हज़ार रुपए, बिकॉज हम्म, वही लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक्सचेंज में काम करता हूँ, 4 साल से क्रिप्टो में हूँ, तो मुझे समझ में आता होगा कि बिटकॉइन का प्राइस कब ऊपर नीचे जाएगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तो क्या, किसी को भी नहीं समझ में आता है।
एसआईपी हाँ। इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस। हम्म। अच्छा, पार्ट वन में हमने लीगैलिटी पे तो बात की थी, आपने बताया था पार्शियल लीगल तो है ही इंडिया में, इलीगल तो नहीं है, तो बात क्लियर है। तो व्यूअर्स, आप पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कल को कुछ ऐसा हो गया कि एक्सचेंज की तरफ से कोई फ्रॉड हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर कोई साइबर अटैक हो गया, तो या फिर वॉलेट ही गुम गया आपका। अब खैर आपने तो बता दिया वॉलेट गुम हो गया तो उसकी तो जिम्मेदारी आपकी, लेकिन साइबर अटैक के केस में या फ्रॉड के केस में, तो एज एन इन्वेस्टर मैं उस वक्त कहाँ जाऊंगा, किससे शिकायत करूंगा, किसके पास जाऊंगा, इसका कुछ अभी है? राइट, तो ये एक्चुअली में ये बात आपकी सही है कि इसका सिंपल आंसर तो है कि अगर किसी भी क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे कुछ ऊपर नीचे अगर हो जाए इंडिया के अंदर, तो हम्म। आप किसके पास जाओगे इसकी क्लैरिटी नहीं है। और यही सबसे बड़ा गैप है आज की तारीख में, अगर हम क्रिप्टो रेगुलेशंस की हम बात करते हैं। इवन दो एफआईयू रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो एक्सचेंज देखने के टाइम पे, बट एफआईयू इज आल्सो नॉट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आप वहां जाके, इट्स नॉट अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट? वो सुविधा यूजर्स के पास नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली प्रतीक, इसमें सच्चाई तो यही है कि आज की तारीख में आप आपको भरोसा किसी उस प्लेटफॉर्म पे ही करना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म के जो प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, उन पे ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमने वो डिस्कशन किया कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप उनके बारे में हाँ। इंफॉर्मेशन देखिए, ये सारी चीज़ें करिए। क्योंकि देखिए, ये हैक, फ्रॉड, ये बुरी चीज़ें, ये कई लोग जान के, कोई भी जान के नहीं करता, ये कभी कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ हो सकती हैं। उस पे आपका उतना कंट्रोल नहीं है, बट आपके हाथ में ये कंट्रोल है कि एक आपने अपने प्लेटफॉर्म को प्रोएक्टिवली कितना सेफ सिक्योर बनाया है कि ज़ीरो तो नहीं कर सकते आप प्रोबेबिलिटी इन चीज़ों की, बट मिनिमाइज़ कर सकते हो, जितनी कम से कम प्रोबेबिलिटी हो, राइट? तो हम लोगों ने कॉइनडिसेक्स में यही कोशिश करी है कि हम वर्ल्ड क्लास जो भी दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट एक्सचेंजेस हैं, उनके लेवल की हम सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं, ताकि आगे जाके ये अटैक जो लास्ट ईयर हमारे साथ भी हो, वो भी आगे जाके ना हो। एंड दूसरा, अगर हो भी जाए तो यूज़र्स का नुकसान नहीं हो। ये अगेन, ये आप ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे आप देख सकते हो कि जैसे कॉन्डिसेक्स में एक बार हो चुका है, भगवान ना करे आगे कभी हो, बट अगर कभी होता भी है तो फिर से हम वही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे जो हमने पिछली बार करी थी कि यूजर्स का कोई नुकसान ना हो। अगर कोई नुकसान हो भी, झेलना भी पड़े, तो वो कंपनी अपनी ट्रेजरी से, अपने रेवेन्यू से, उसमें से करे, ताकि यूजर्स का भरोसा बना रहे, नॉट जस्ट उस प्लेटफॉर्म पे बल्कि उस टेक्नोलॉजी पे, उस इकोसिस्टम पे। तो यहाँ पे यस, सिंपल शब्दों में यही है कि इस चीज की फिलहाल, जब तक एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन जाती, प्रॉपर एक ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म नहीं बन जाता, तब तक सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो हाँ। इसलिए जो आपकी रिसर्च है, जो आपका ये सब है, वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैंक हाँ। चूज करने में आपने ऊपर नीचे कर दिया तो वहां तो चलो फिर भी ठीक है, सरकारी प्रोटेक्शंस हैं वहां पे आपके पास, हाँ। बट हाँ। यहाँ पे आपकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है चूज करते टाइम। अच्छा सर, अब ये बताइए कि टैक्स कैसे लगता है? पार्ट वन में आपने टीडीएस के बारे में बता दिया, लेकिन इस पर और भी टैक्सेशन है। तो एक बार क्रिप्टो आ गया फिर कैसे टैक्स लगेगा? दो प्रकार के टैक्सेशन है। एक तो ये होता है कि टीडीएस होता है, तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप मेरे प्लेटफॉर्म से आके खरीद रहे हो, तो आप बायर हो और मैं सेलर हूँ एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? जब आप बेच रहे हो तो आप सेलर हो, मैं बायर हूँ। तो वो 1% टीडीएस जो होता है, वो हमेशा जो सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से सेलर पे करता है, हम्म। राइट? तो लेकिन क्योंकि हम प्लेटफॉर्म है, हमने यूजर्स के लिए वो और आसान बनाया हुआ है कि चाहे आप बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, टीडीएस हम विदहोल्ड कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड देन वी डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। जैसे मैंने बोला कि आप बाय कर रहे हो, तब तो सेलर मैं ही हूँ, तो मेरे को ही हम्म। टीडीएस विदड्रॉ करने की जिम्मेदारी भी बनती है और फिर वो डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। बट जब हम्म। आप सेलर हो तो कायदे से आपको टीडीएस काटना चाहिए एज अ यूजर, और आपको सरकार को डिपॉजिट करना चाहिए, राइट? बट वो आपके लिए मुश्किल होगा, आप यूजर हो, राइट? तो वो मैं आपके बिहाफ पे, मैं आपसे ही कलेक्ट कर लेता हूँ, या उस ट्रांजैक्शन में विड्रॉल हो जाता है, फिर उसका हम सरकार को डिपॉजिट कर देते हैं, और उसके अगेंस्ट एक टैक्स इनवॉइस आपको मिलती है। तो उसको आप यूज कर सकते हो जब भी आप अपने आईटी रिटर्न्स वगैरह आप फाइल कर रहे हो, तो उस इनवॉइस को यूज करके आप अपने वो 1% टीडीएस को क्लेम बैक कर सकते हो। तो ये तो हो गया टीडीएस का। दूसरा होता है प्रॉफिट्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, कि कोई भी एसेट क्लास जब आप खरीद के आप बेचोगे, तो डिपेंडिंग ऑन आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उस पे आपको एक गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, राइट?
तो वो क्रिप्टो में होता है, अपने जैसे इक्विटीज़ में अलग-अलग होता है ना, लॉन्ग टर्म एलटीसीजी, एसटीसीजी हाँ, 10%, 20%, तो वो हाँ, अलग-अलग नहीं है, यहाँ पे एक फ्लैट 30% टैक्स है, कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या बाकी जो हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज़ और हैं, उनमें से कोई से भी जब आप बेचोगे, खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है, जब आप बेचोगे तो डिपेंडिंग ऑन आपके बेचने के टाइम के कैलकुलेशन में आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे फ्लैट आपका 30% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। अगर लॉस है तो कोई टैक्स नहीं है। और इसमें ऐसा होता है कि आप अक्रॉस 2-3 एसेट, आप बोलो कि मेरा इथेरियम में लॉस हुआ है, बट बिटकॉइन में प्रॉफिट हुआ है, तो मेरा मिला-जुला के पोर्टफोलियो लेवल पे देख लो कि कितना लॉस या प्रॉफिट है और उस पे टैक्स पे कर लो। वैसा ये सुविधा इक्विटी में है, बट ये सुविधा यहाँ पे नहीं है अभी क्रिप्टो में। अगर यहाँ जहाँ पे आपका लॉस हुआ है, वहाँ तो लॉस हुआ है, ठीक है, उसमें तो ज़ीरो टैक्स, बट जहाँ प्रॉफिट हुआ है, उस पूरे प्रॉफिट पे आपको टैक्स आपको देना पड़ेगा। एंड कॉइनडीसीएक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ईज़ी बना देते हैं, क्योंकि हुँ, हम लोगों ने थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन करा हुआ है, जिनके चक्कर में जब आप कॉइनडीसीएक्स के थ्रू आप जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो साल के एंड में उसकी टैक्स रिपोर्ट बन के आपको मिल जाएगी और उस टैक्स रिपोर्ट को डायरेक्टली आप यूज़ करके आप अपने आईटी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो ये हमने काफ़ी ईज़ी बना रखा है यूज़र्स के लिए। अच्छा। एक सवाल सर मैं आपसे जो पूछूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसका जवाब येस और नो में दें, बस एक ही सवाल है। तो जैसे हम म्यूचुअल फंड जब बताते हैं हमारे व्यूअर्स और रीडर्स को, तब हम बताते हैं कि ये हाँ, एक मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। तो क्रिप्टो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में है? येस, या तो हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क, येस। वेरी हाई रिस्क मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक 1-2 सवाल और बचे हैं सर बस। एक तो ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके के इन्वेस्टर्स को या फिर लोगों को क्रिप्टो से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए? उन्हें निवेश करना ही नहीं चाहिए, फिर वो 1% भी हो तो? देखिए, एक तो बहुत सिंपल है कि क्रिप्टो में क्या होता है कि बिकॉज़ अभी मार्केट छोटी है, मतलब जैसे ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट कैप होगी कुछ $3 ट्रिलियन के आसपास, राइट? वहीं इक्विटी मार्केट की साइज़ होगी 50 ट्रिलियन के आसपास, राइट? 100 ट्रिलियन। तो बिकॉज़ मार्केट ही छोटी है, तो जो डेली प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। मतलब हुँ, बहुत आसान है बिटकॉइन का प्राइस एक दिन में 10% गिरना या 20% उठना, हुँ, ये बहुत ही कॉमन बात है। बट आप जब रिलायंस का स्टॉक खरीद रहे हो या जब आप एनवीडिया का स्टॉक खरीद रहे हो, एप्पल का स्टॉक खरीद रहे हो, वहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि दिन में 10-10% की छलांगे लगने लग जाएँ, तो लाइक कितनी बड़ी बात हो जाएगी, हाँ, राइट? हाँ, तो वहाँ पे होता है 1-2% के प्राइस मूवमेंट्स इन अ डे, हुँ, राइट? यहाँ पे होते हैं थोड़े ज़्यादा। तो अगर आप ऐसे निवेशक हो कि मतलब यहाँ पे थोड़ी हम इंडिया में हम बोलते हैं मोटी चमड़ी रखना, कि आपको और मतलब आप स्टॉक्स में आप करते आए हो, तो आप वो बिहेवियर आप, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा आज मैंने खरीदा और कल 10% गिर गया, तो मैं फटाफट बेच देता हूँ। हाँ, हाँ, तो ऐसे अगर आपकी प्रवृत्ति है, ऐसी अगर आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपको मैं चाहूँगा कि आप शुरू में दूर रहो, क्योंकि ये होगा। हुँ, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा 20% डाउन है या 30% डाउन है। एंड फिर भी क्योंकि आपको उसमें कन्विक्शन है, भरोसा है, तो आप रखे हुए हो और फिर आगे जाके आपका अप भी जा रहा है, 50% ऊपर भी जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। बट वो तभी आप कर पाओगे जब ये जो डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, इनसे आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली अटैच्ड ना हों अगर तो, हुँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ बहुत ही सिंपल कि देखिए, सिर्फ़ जो लोग ऐसे होते हैं ना कि कहीं से कुछ सुन के, यहाँ से किसी की टिप आ गई, कोई ग्रुप फ़ॉलो कर लिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोल दिया। अगर आप इस बेसिस पे अगर आप ₹1 भी लगाते हो, मैं ये नहीं कह रहा क्रिप्टो में, अगर आप स्टॉक में जैसे आजकल एक फैशन चल गया है, सब लोग सोना-चांदी खरीद रहे हैं अब, जो बचपन से लोग खरीद ही सकते थे, हाँ, अब खरीद रहे हैं, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं फोमो इन्वेस्टिंग या हाइप इन्वेस्टिंग, कि हाँ, आप फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में या जो मार्केट में हाइप चल रही है, न्यूज़ चल रही है, उसके बेसिस पे आप बस इन्वेस्ट कर लेते हुँ, हो। हुँ, ऐसे लोगों को भी मैं चाहूँगा कि मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लोग भी दूर रहें। वो ही लोग यहाँ पे आएँ, भले ही आप फोमो के चक्कर में आए हो, भले ही आप हाइप के चक्कर में हो, बट आपको रिसर्च तो अपनी करनी पड़ेगी। जस्ट हुँ, बिकॉज़ आपने किसी ग्रुप में देख लिया कि बिटकॉइन खरीद लेते हैं और आपने आगे खरीद लिया, वैसा आप ना करें। आपको वहाँ से पता भी चल गया तो भी आप पढ़ें, चैट जीपीटी पे जाके, गूगल पे जाके बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है वो पढ़ें।
अपने को एजुकेट करें बिटकॉइन के बारे में, हमारी ही ये वाली पॉडकास्ट देख लें, इससे भी काफ़ी एजुकेशन होगी। उसके बिल्कुल। बाद आप अपना मन बना सकते हो खरीदने का। तो ये उसको बोलते हैं डू योर ओन रिसर्च, कि आपको अपनी हाँ। खुद की रिसर्च तो करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं अपनी इस पूरी पॉडकास्ट के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमने यहाँ बोला है, उससे अगर आप कुछ सीख भी रहे हो, तो भी इन बातों को, अब जैसे मैंने भी 1% बोल दिया, राइट? अब उसको भी आप ब्लाइंड फॉलो मत करो, हुँ। कि आप बोलोगे कल को कि पॉडकास्ट में प्रतीक ने बोला था। सुनो, हाँ, फिर अपनी रिसर्च करो, फिर उसके हाँ। बाद आप अपना डिसीजन लो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है आपने। एक और ये सवाल है कि क्रिप्टोज़ तो बहुत सारे हो गए, बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर या और भी हो गए। तो ये कैसे समझ में आएगा कि मुझे किसमें जाना चाहिए? बिटकॉइन खरीदूँ? कैसे समझूँ इस चीज़ को? अगेन वही है कि आप पढ़िए इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। हुँ, देख, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ किसी को भी कि सबसे पहले तो आपको अगर करना है तो आप बिटकॉइन ही खरीदो। भले ही वो सबसे हुँ, बड़ा एसेट है, मैच्योर एसेट है, लोगों को लगता है कि नहीं बिटकॉइन ने तो अपनी प्राइस डिस्कवरी कर ली, मुझे तो नया 100x वाला टोकन चाहिए। नहीं, आप स्टार्ट हमेशा बिटकॉइन से करो, भले ही ₹500 लगाओ, क्योंकि उसके चक्कर में अब आप बिटकॉइन के बारे में पढ़ने लग जाओगे। फिर बिटकॉइन के बारे में पढ़ोगे, फिर दूसरे जो और क्रिप्टो करेंसीज़ है, जैसे मैंने बोला कि सबसे आसान तरीका क्या है, कॉइन मार्केट कैप पे जाओ आप देखोगे टॉप 10, टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज़ कौन-सी हैं, उनकी मार्केट कैप और उनकी प्राइस आपको वहीं पे दिख जाएगी। अब उनका नाम दिख जाएगा, अब उस नाम को ले जाके अपने गूगल या चैट जीपीटी वगैरह लिख दो कि भाई मेरे को बताओ ये क्या करता है? हाँ, ये इसका यूज़ केस क्या है? ये इथेरियम से हाँ, कैसे अलग है? बिटकॉइन से कैसे अलग है? ये कुछ रेवेन्यू भी कमाता है या बस मीम कॉइन है? इसके इसके कौन यूज़र्स हैं? कितने यूज़र्स हैं? तो जैसे मैं बोलूँगा कि देखिए बहुत ही सिमिलर है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। आज की तारीख में आप स्टॉक भी आप खरीदते हो। जैसे अभी इंडिया और ईयू की ट्रेड डील हुई, राइट? तो उसमें बहुत सारे लोग ये बैठ के रिसर्च कर रहे होंगे कि अच्छा इन डील से किन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा? तो उस हुँ, कंपनी को फ़ायदा होगा, मतलब उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनकी वो बढ़ेगी, तो आप उसका तो बहुत सिमिलर ही है कि आप उस कंपनी के बारे में पढ़ो, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर वो चीज़ में आपको कितना दम लगता है कि यार ये चीज़ आगे जाके बड़ी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ बड़ी हो सकती है, तो आप उसके अंदर आप डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। तो हुँ। घूम फिर के बात उसी पे आ जाती है कि आपको खुद ही कोई कोई वो मैजिक वो नहीं है, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, उसी से आपको अपने आप हाँ। समझ में आता जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म नज़रिया तो रखना ही है, पर कितना लॉन्ग टर्म होगा वो? कितना हो सकता है? 3 to 5 years at least. मिनिमम? Ideally तो देयर शुड बी अ 10 ईयर होराइज़न फॉर एनी हुँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम रियल एस्टेट की भी बात करते हैं या जब हम हुँ, स्टॉक्स में भी बात करते हैं, तो 10 ईयर होराइज़न लेते हैं, बट थोड़ा मुझे लगता है कि एक वो श्रिंक होता जा रहा है ग्लोबली। तो आई थिंक एट अ हुँ। 3 to 5 ईयर उतना तो आप लेके चलो। ये नहीं कि आज खरीदा, महीने भर बाद बेच दिया, मतलब वैसे भी लोग करते हैं, बट वो एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, और उसके लिए भी अगेन इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप तो खरीद के भूलना चाहते हो, तो 3 साल के लिए भूल जाओ। अच्छा, जी। एक आखिरी सवाल है, आपने बातों-बातों में बताया था कि आप भी क्रिप्टो एसआईपी करते हैं। तो अगर ये आप बता सकें कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और किस स्ट्रैटेजी से आप इन्वेस्ट करते हो? इफ यू वांट टू शेयर नहीं, नहीं, दिस। बिल्कुल, बिल्कुल बट अगेन मैं बस बोलने से भी पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैं करता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि आप करो, क्योंकि अगेन हर किसी के जो पोर्टफोलियो का साइज़ होता है, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स होते हैं, हर किसी की जो पैसे के बाहर की जो गोल रिक्वायरमेंट है, हाँ। है, वो सब अलग-अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से आप करिए। बट मेरा भी वो जो मैंने रेंज बताई थी उसी में है, तो मैं एक्चुअली मेरे 5% ऑफ माय ओवरऑल पोर्टफोलियो इज़ करेंटली इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। हुँ, अ, और मेरी स्ट्रैटेजी भी सिमिलर ही है, जो मैं लोगों को बता रहा हूँ वही है कि उस 5% का भी मोस्टली मैंने बिटकॉइन में ही किया हुआ है, और उसके बाद इथेरियम में है, और उसके बाद 1-2 और टोकन होंगे, वो भी वो टोकन हैं जिनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता है। मैंने रिसर्च भी करी हुई है, और क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उन टीम्स से, उन प्रोटोकॉल्स के लोगों से मिल भी चुका हूँ, बातें भी कर चुका हूँ। तो कुल मिला के 4-5 टोकन इंक्लूडिंग बिटकॉइन में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये सारे टोकन वो हैं जिनके बारे में आप मेरे से बातें पूछो तो मैं 10-15 मिनट तक बोल सकता हूँ। इतनी रिसर्च मैंने करी हुई है। तो कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं 3 साल से, अच्छा, 2022 के एंड से, हाँ।
चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतीक सर, आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। और व्यूअर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो चैट थी, ये कोई एक तरफ़ा नहीं थी। हमने एक एक्सचेंज से एक्सपर्ट को बुलाया, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने सिर्फ़ निवेश की तरफ ही हमें धकेला है। उन्होंने दोनों साइड्स बताए, रिस्क भी बताए और वो लाइन का भी ज़िक्र किया कि भई यात्री अपने सामान की खुद ज़िम्मेदारी ले। तो दोनों चीज़ें बताई हैं और एक बात तो साफ़ हो जाती है हमारे दर्शकों के लिए कि अगर आप क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, तो आपको अपनी समझ और अपनी रिस्क पर ही निवेश करना होगा। हाँ, ये सही बात है कि एक नई टेक्नोलॉजी है और बड़ी दिलचस्प टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन बताया है सर ने। मौका भी अच्छा है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है। ईटी हिंदी प्राइम पर हमारा मकसद यही है कि निवेश के हर फैसले पर आपको ऐसी जानकारी दें, आप सशक्त बन सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रतीक सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एक बार फिर से मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एंड मैं बस अंत में बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी इस वीडियो को देखने के बाद और वैसे भी जो आपके रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अगर उनको क्रिप्टो के बारे में और कुछ भी और फर्दर जानकारी चाहिए या कुछ एडवाइस अगर चाहिए तो मैं लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप डायरेक्टली आप मुझे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और मैं आपका जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। जी, और आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल डाल सकते हैं, ढेरों सवाल पूछिए ताकि प्रतीक सर को एक बार हम फिर बुलाएँ। पार्ट 3 भी इसका लेकर आएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।